Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are keeping healthy and safe. Today in this video we talk about economic aspect of advertising. If commerce is the engine of our economy, then advertising is the spark. Responsible advertisers are the drivers who keep us on the right track, leading to a richer, more benevolent society. Meaning of economic aspect. Advertising plays a strong role in the economy because it provides useful information to the consumer regarding the goods and services that are being offered, as well as providing them with comparing features, price factor and other benefits. It means जब हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है कस्टमर्स को, तो हम किसी भी प्रमोशनल टूल को यूज़ कर सकते हैं, लाइक पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, किसी के थ्रू भी मैसेज कन्वे किया जा सकता है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। लेकिन इतने सारे जो आपके टूल्स यूज़ किए जाते हैं, उन सारे प्रमोशनल टूल्स में से जो बेस्ट टूल माना जाता है वो आपके लिए एडवर्टाइजिंग है। बिकॉज जो एडवर्टाइजिंग है उसमें हम एक साथ लार्ज टारगेट ऑडियंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इतने लार्ज टारगेट ऑडियंस को एक साथ इंफॉर्मेशन कन्वे करने से जो एडवर्टाइजिंग की पर यूनिट कॉस्ट है वो भी कम आती है। इससे एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज इंक्रीज होती है। इवन कि अगर हमने मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना भी इजी हो जाता है और न्यू मार्केट एरिया में हम एंटर कर जाते हैं, जिससे हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होती है, और सेल इंक्रीज होती है और साथ के साथ हमारे बिजनेस की गुडविल भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो हमारे बिजनेस के लिए जो एडवर्टाइजिंग है वो एक तरह से लाइफ ब्लड की तरह काम करती है, जिससे बिजनेस में प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होती है और प्रॉफिट इंक्रीज होते चले जाते हैं, जिसका इनडायरेक्टली जो इफेक्ट है वो जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है वो इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। इकोनॉमी जो है वो डेवलप होती चली जाती है। इट हैज स्प्रेड मार्केट्स, रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इंक्रीज सेल। द स्टिमुलेशन फॉर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हेल्प्स द इकोनॉमी ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इट मीन्स इकोनॉमी की ग्रोथ इंक्रीज होती चली जाती है। तो नेक्स्ट आपके पास है, जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसके हर कॉइन की अगर हम बात करें तो उसकी टू साइड्स होती हैं। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। एडवर्टाइजिंग ये जहाँ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इसके कई नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। तो इस टॉपिक के अंदर जो हमने आज डिस्कस करना है उसमें हमने एडवर्टाइजिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंदर वेरियस एस्पेक्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपके पास इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड प्राइस। सेकंड इज इफेक्ट ऑन डिमांड। नेक्स्ट इज कंपटीशन, कंज्यूमर चॉइस, बिजनेस साइकिल्स, नेशनल इनकम, यूटिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। These are as follows. First is effect on production cost, distribution cost and price. It means कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसका मतलब है कि जब हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो उसमें कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को हम नाम देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन उनका कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है वो होती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी कि जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अलावा उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्रोडक्ट का प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमने इन तीनों पॉइंट्स को इसके अंदर स्टडी करना है। द एडवर्टाइजिंग इज अ डिमांड स्टिमुलेंट which enables manufacturers to experience economies of large scale production and distribution and the consequent reduction in unit cost that is passed on to the consumer in the form of lower prices. It means जैसे जब हम प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देते हैं तो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने से मैन्युफैक्चर मार्केट में प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती चली जाती है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है तो मैन्युफैक्चरर को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करनी पड़ती है, और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से उसे कई तरह की लार्ज स्केल की इकोनॉमीज भी मिलती हैं, तो जिससे जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है, और चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाती है,
और अल्टीमेट इसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलता है, कंज्यूमर्स को उसी प्रोडक्ट के यानी कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी कम हो जाता है और इसका अल्टीमेट बेनिफिट कस्टमर्स को मिलता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग इज नॉट एट ऑल डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोडक्शन कॉस्ट, बट इट हैज सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट by boosting up the demand. It provides an incentive for higher production with the possibilities of economies of scale. It means advertising directly कोई production cost के साथ related नहीं होती। advertising basically इसीलिए दी जाती है कि प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज किया जा सके, कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो बेसिकली वो प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ डायरेक्टली तो कंसर्न नहीं है, लेकिन उसका इनडायरेक्टली प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग देने से कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इन्फ्लुएंस होकर के, मोटिवेट होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। देन जितनी ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड की जाएगी, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने से प्रोडक्शन भी ज़्यादा की जाएगी, जिससे पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से कई तरह की लार्ज स्केल की इकोनॉमीज मिलती हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड है आपके पास इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। द total cost of any product is made up of the cost of production and the cost of selling and distribution. Advertising is the part of selling and distribution cost. Increased advertising cost many times reduce the distribution cost. इसका मतलब क्या है कि जब हम एडवर्टाइजिंग देते हैं तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली टोटल कॉस्ट का पार्ट होती है, प्रोडक्शन का तो पार्ट नहीं है, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का एक पार्ट होता है एडवर्टाइजिंग, कि हम कस्टमर्स को परसुएट करने के लिए या इन्फॉर्म करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है आपके पास एडवर्टाइजिंग। तो टोटल कॉस्ट का भी पार्ट हुआ आपके पास एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग जब दी जाती है तो बेसिकली उससे टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन टोटल कॉस्ट इंक्रीज होने से, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो इंक्रीज तो हो जाती है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो अदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं या अदर जो आपके जो सेल्स एक्सपेंसेस है वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग जब दी जाती है तो उससे हमें कस्टमर्स को हम इन्फॉर्म कर देते हैं या उन्हें परसुएट कर देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो हमें पर्सनल सेलिंग कहीं ना कहीं कम करनी पड़ती है। तो जब हम पर्सनल सेलिंग के ऊपर एक्सपेंस कम करते हैं तो वो जो कॉस्ट है आपकी वो बैलेंस हो जाती है। तो अल्टीमेट जो एडवर्टाइजिंग की जाती है उससे हम पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं और जो प्रोडक्ट की सेल है वो भी ईजी हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम पर पर्सनल सेलिंग की जाती है तो पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स हमें कम करने पड़ते हैं। तो पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स कम करने से उनके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। जो पर्सनल सेलिंग के एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे और सेल जो है वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो सेल्स है वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो अल्टीमेट हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम आती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन प्राइसेस। एडवर्टाइजिंग से पर यूनिट कॉस्ट कम आती है और साथ के साथ जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी कम आती है। तो जब दोनों एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो उससे मार्केट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम अट्रैक्ट करते हैं, उससे जब पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है तो उससे सेलर प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर देता है। और अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम किया जाएगा तो उससे प्रोडक्ट की मार्केट में जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। एडवर्टाइजिंग is expensive and then raises the cost of goods, but it may encourage a competition that keeps price down. All these effects should lead to an increases of market price. It means जो एडवर्टाइजिंग है वो बेसिकली आपके पास एक एक्सपेंसिव टूल होता है, बट इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट तो इंक्रीज होती है, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होने के साथ साथ जो कंपटीशन है मार्केट में वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। और अगर मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होगा तो उससे हमें अपने जो कंपटीशन इंक्रीज होने से अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करना पड़ता है। और अगर हम प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करते हैं तो उससे हमारे प्रोडक्ट की जो मार्केट में सेल है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो लेकिन अगर हम इसे क्रिटिसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका क्रिटिसिज्म आता है कि बेसिकली ये कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग से कहीं ना कहीं जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है और कॉस्ट कम होने से प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में इसके जो प्राइसेस हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो एडवर्टाइजिंग है उसमें जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उससे प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज
होते हैं और जो प्राइस इंक्रीज होते हैं, जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है उससे टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। तो कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो एडवर्टाइजर उनके प्रोडक्ट के प्राइजेस को इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग करने से हम अपने ब्रांड की गुडविल को इंक्रीज करते हैं, उसको पॉपुलर करते हैं, और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइजेस मार्केट में जो अदर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उससे ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनके जो प्राइजेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ दिया जाता है, आपकी प्रेस्टीज वैल्यूज के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे लोगों के ऊपर एक उसके प्राइजेस का इम्पैक्ट पड़ता है। इट मीन्स वो स्टेटस सिंबल के साथ जो उसे हमने जोड़ दिया, जिससे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो आपके मार्केट में हाई प्राइजेस पर सेल होते हैं। तो ये एक तरह से क्रिटिसिज्म है कि प्राइजेस जहां पर कम होने चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है, उसकी जो कॉस्ट कम होती है, उसी को क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जो सेलर है उसको जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको ब्रांडेड प्रोडक्ट के प्राइसेस को इतना हायर कर देते हैं कि वो स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ दिया जाता है, जो इसका नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट ऑन डिमांड। इफेक्ट ऑन डिमांड का मतलब है कि जिस टाइम पर मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाता है तो एडवर्टाइजिंग बस फर्स्टली प्राइमरी डिमांड को क्रिएट करती है, क्योंकि हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद सेकेंडरी डिमांड आती है कि हम कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं, उन्हें परसुएट करते हैं। एडवर्टाइजिंग कैन इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट फॉर द राइट प्राइस। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करते हैं, प्रोडक्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है, जिससे जो प्रोडक्ट है वो आपका मार्केट में जो प्रोडक्ट की सेल है वो इंक्रीज हो सके, और उन्हें रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर, राइट प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है। अल्टीमेटली एडवर्टाइजिंग अफेक्ट्स डिमांड बाय बिल्डिंग अ डिजायर for a product or brand in consumers' mind. These different effects of advertising have been called respectively the informative and persuasive effect of advertising. It means जब new product को launch किया जाता है तो advertising starting में इंफॉर्मेटिव इफेक्ट के थ्रू कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से उस प्रोडक्ट की प्राइमरी डिमांड क्रिएट होती है, क्योंकि उसमें कस्टमर्स को एजुकेट किया जाता है। देन जो प्रोडक्ट आपका मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके लिए हम कई तरह की अपील्स को यूज़ करते हैं, लाइक रैशनल अपील, इमोशनल अपील। उसके थ्रू उस प्रोडक्ट की डिमांड को और इंक्रीज किया जाता है, यानी कि कस्टमर्स को परसुएट करके हम प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है जब हम इसके आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो इससे जो डिमांड है वो आपकी कुछ ज़्यादा ही यानी कि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है मार्केट में। यानी कि कस्टमर्स को जिन प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं भी है, अभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन तब भी वो उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन कंपटीशन। इफेक्ट ऑन कंपटीशन मीन्स एडवर्टाइजिंग इक्वल्स टू मार्केट पावर मॉडल। एडवर्टाइजिंग इज थॉट टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर टेस्ट, इस्टेब्लिश ब्रांड लॉयल्टी एंड अल्टीमेटली रेज प्रॉफिट। कि जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग को हम मार्केट पावर मॉडल के इक्विवेलेंट मानते हैं। एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर के टेस्ट को इन्फ्लुएंस किया जाता है, इवन कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड लॉयल्टी को इंक्रीज करके प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज किया जाता है, जिससे प्रॉफिट भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो कई तरह के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी मार्केट में एंटर कर जाते हैं। एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स कॉम्पिटिशन among different brands of same product. The company offering good quality products at reasonable price often gets एडवांटेज इन द कंपटीशन। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजिंग देने से प्रोडक्ट की जो सेल है वो इंक्रीज होती चली जाती है, जिससे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होने से मार्केट में कई तरह के ब्रांड्स मार्केट में एंटर कर जाते हैं, यानी कि कई तरह का कंपटीशन जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर देते हैं और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको भी बेटर कर देते हैं, ताकि कस्टमर जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो और हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। जिसके लिए हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, उन्हें रीजनेबल प्राइजेस प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है, इवन कि कई तरह के सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स भी किए जाते हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट के मार्केट शेयर को रिटेन कर सके और कंपटीशन को भी इजीली फेस किया जा सके।
करके। लेकिन इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है, इसकी इसकी क्रिटिसिज्म के अंदर आपके पास आता है कि इससे एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि न्यू फर्म्स बिजनेस के अंदर एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि जो ऑलरेडी पुरानी फर्म चल रही है आपके पास बिजनेस के अंदर, वो कुछ टाइम के लिए अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस के प्राइजेस को से न्यू जो आपके पास कॉम्पिटिटर्स हैं उनको मार्केट में एंटर ही नहीं करने दिया जाता, क्योंकि जो आपके पास पुरानी फर्म्स चल रही हैं, पुरानी फर्म्स जिस टाइम पर न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करता है, उस टाइम पर वो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को इतना कम कर देती हैं कि न्यू जो फर्म है वो बिजनेस के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती। क्योंकि जो ऑलरेडी आपकी पुरानी कंपनीज चल रही हैं, जो आपकी फर्म्स चल रही हैं, वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं, जिससे उन्हें कई तरह की इकोनॉमीज का, लार्ज स्केल की इकोनॉमीज का बेनिफिट मिलता है, और वो शॉर्ट टर्म के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर देती है, और जो न्यू कॉम्पिटिटर बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहता है उसको रोक दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है, और कंपटीशन कम होने से मार्केट में मोनोपोली बन जाती है, जिससे वो अल्टीमेट जो कस्टमर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन कंज्यूमर चॉइस। एडवर्टाइजिंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, their features, price, place, or availability. Consumer can make comparative study of all such choices to purchase most suitable product. इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग कहीं ना कहीं वेरियस ब्रांड जो भी आपके प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, या उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी है, किस प्लेस से वो प्रोडक्ट आपको अवेल हो सकता है, या अदर प्रोडक्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट में, यानी कंपैरेटिव स्टडी करके बताया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी फीचर्स हैं जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है, यानी कि अपने ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है, वो भी कंपैरेटिव स्टडी करके इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि जो हमारा ब्रांड है, हमारे प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि अगर आप यानी कि उस प्रोडक्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं हर तरह के प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, अदर प्रोडक्ट के वीक पॉइंट, या जो अदर ब्रांड्स हैं उनके वीक पॉइंट, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को बताकर कंपैरेटिव स्टडी करके हम इसमें एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कंज्यूमर्स को चॉइस करने में, यानी कि प्रोडक्ट की चॉइस करने में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। इट मीन्स अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होती, अगर एडवर्टाइजिंग ना दी जाए, तो कस्टमर्स को डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उसके बारे में खुद जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो लेकिन इसमें एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम सारे के सारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस अदर प्रोडक्ट की बजाय कैसे बेटर है, तो आपको घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपको मार्केट में जाकर के कुछ स्टडी नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की सिलेक्शन करने में भी हेल्प मिलती है। लेकिन कुछ क्रिटिसाइज पर्सन जो है वो ये मानते हैं कि जो लार्ज स्केल के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि कस्टमर के माइंड में ये इमेज बन जाती है कि नहीं यही प्रोडक्ट बेटर है, तो वो अदर जो ब्रांड्स के प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में वो सोच ही नहीं पाते कि अदर ब्रांड्स कैसे हैं। तो बार बार जो एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं उससे जो आपके पास ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो बहुत कम लेवल पर, बहुत ही लो लेवल पर एडवर्टीजमेंट देते हैं, उन तक वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं उससे भी, यानी कि कहीं ना कहीं एक कस्टमर्स को मिसलीड किया जाता है। तो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं कस्टमर के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट है आपके पास इफेक्ट ऑन बिजनेस साइकिल। इफेक्ट ऑन बिजनेस साइकिल मीन्स कि जब हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो कई सपोर्टर्स जो पर्सन है वो एडवर्टाइजिंग के बारे में ये कहते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो बिजनेस साइकिल्स को भी मेंटेन करके रखती है, यानी कि उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। इन पीरियड ऑफ रिसेशन एडवर्टाइजर इंक्रीज देयर एड एक्सपेंडिचर टू रिवर्ट देयर फॉलिंग सेल्स। इन बूम पीरियड एडवर्टाइजर्स, ये कहने का मतलब कि जो रिसेशन का टाइम पीरियड चल रहा होता है उस टाइम पर जो एडवर्टाइजर्स हैं वो एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में प्रोडक्ट की सेल नहीं है, और प्रोडक्ट की सेल ना होने की वजह से एडवर्टाइजिंग दी जाती है। एडवर्टाइजिंग के ऊपर मोर एक्सपेंसेस किए जाते हैं ताकि जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन जिस टाइम पर बूम पीरियड चल रहा होता है, यानी कि जिस टाइम पर आपके प्रोडक्ट की ऑलरेडी सेल मार्केट में है, तो उस टाइम पर जो एडवर्टाइजर है वो एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस को कम कर देता है, ताकि जो एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस है उसे कम कर दिया जाता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट की सेल है वो हो रही है, तो उसे बैलेंस किया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो
जो बजट बनाया जाता है, जो एड बजट बनाया जाता है, वो परसेंटेज ऑन सेल बेसिस पर बनाया जाता है। इट मीन्स सेल ज़्यादा होती है तो एक्सपेंसेस भी एडवर्टीजमेंट पर ज़्यादा किए जाते हैं, और लेकिन अगर सेल कम होती है तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं एडवर्टीजमेंट के, वो भी कम किए जाते हैं। तो यानी कि एक्चुअली में जो सेलर है, जो एडवर्टाइजर है, वो क्या करता है, जब आपके बूम पीरियड चल रहा होता है तो उस टाइम पर सेल ज़्यादा हो रही है, सेल ज़्यादा होती है तो वो एक्सपेंसेस भी, एड एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर रिसेशन टाइम पीरियड चल रहा होता है तो उस टाइम पर सेल कम होती है और सेल की परसेंटेज के बेसिस पर एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट पर भी खर्चा जो एक्सपेंस किए जाते हैं वो कम किए जाते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम। एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स डिमांड, इंक्रीज प्रोडक्टिव एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, प्रमोट्स ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ऑल दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग है वो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। और अगर प्रोडक्शन की यानी कि प्रोडक्ट की डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का स्कोप जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि उसकी भी, यानी कि मार्केट में उसका भी जो ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। और मार्केट में प्रोडक्शन करने के लिए वर्कर्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए। यानी कि चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स है, हर तरह से उसकी ग्रोथ होती चली जाती है। और अगर अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेट उससे जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो उससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि मार्केट में प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करता है, और डिमांड क्रिएट होने से इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी या एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, इन सब की ग्रोथ होती है और उससे नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म की अगर बात की जाए तो ये कहते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो जस्ट वेस्टफुल एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव नेचर का होता है और इससे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। जो एडवर्टाइजिंग है उससे ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो या सही उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो ये कहते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग पर जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो एक तरह से वेस्टफुल एक्सपेंसेस माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जो एडवर्टाइजिंग है वो टाइम, प्लेस एंड परसेप्शन यूटिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। ये जब एडवर्टाइजिंग दी जाती है तो उससे डिस्ट्रीब्यूटर्स या सेल्समैन का टाइम भी सेव होता है। तो यूटिलिटी कैसे क्रिएट की जाती है? अगर हम सीजनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सीजनल प्रोडक्ट जो है वो टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। इट मीन्स जिस टाइम पर ऑफ सीजन होता है, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती, उस टाइम पर भी प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करता है। ये प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। इट मीन्स जिस एरिया में प्रोडक्ट मार्केट में अब तक सेल नहीं किया जा रहा था, जिस एरिया में, वहां पर भी एडवर्टीजमेंट देने से आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना शुरू हो जाता है, यानी कि प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। और ये परसेप्शन यूटिलिटी को भी क्रिएट करता है। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग है वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के माइंड में प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज को बना देता है, जिससे जब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो मोटिवेट हो जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन का टाइम भी बचता है। और क्योंकि कस्टमर्स ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कम इंफॉर्मेशन बता करके भी उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता है। तो उससे कस्टमर के लिए परचेजिंग डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स में आपको कहा जाता है कि जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग इज नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कि जो आपके पास एडवर्टाइजिंग है वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। सो इट डज नॉट क्रिएट एनी यूटिलिटी। ये कोई जिस वजह से ये यूटिलिटी को क्रिएट नहीं करती, जस्ट ये एक सर्विस एक्टिविटी है और जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं माना गया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। जो एडवर्टाइजिंग है उसका एम्प्लॉयमेंट पर भी इफेक्ट पड़ता है। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग है वो सोसाइटी को के कई तरह के पर्सनस को बेनिफिट देती है। एक तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इसका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो लोग एडवर्टाइजिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जैसे कॉपी राइटर्स हैं, आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर्स या सिंगर्स, उन सबको डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन साथ के साथ इनडायरेक्टली भी कहीं
ना कहीं जॉब एम्प्लॉयमेंट्स इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि अगर मार्केट में एडवर्टाइजिंग के थ्रू डिमांड इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं और इससे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में यानी कि इंक्रीज होती चली जाती है, यानी कि इनडायरेक्टली भी वर्कर्स को जॉब्स मिलती हैं। नेक्स्ट है आपके पास effect on product quality. Advertising promotes competition, and every advertiser wants to succeed in this competition. For this purpose good quality production is must. अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग कहीं ना कहीं कंपटीशन को इंक्रीज कर देता है, और हर एक एडवर्टाइजर ये चाहता है कि वो कंपटीशन को फेस कर सके और कंपटीशन में सक्सेस अचीव कर सके। तो हर एडवर्टाइजर लॉन्ग टर्म सक्सेस अगर अचीव करना चाहता है तो उसके लिए उसे रैशनल अपील देनी पड़ती है और प्रोडक्ट भी बेटर अपील देनी पड़ती है इस, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो जिससे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं कस्टमर्स को बेटर मिल पाती है। इसकी क्रिटिसिज्म में है आपके पास कि इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट की जो क्रिटिसाइज जब इसे किया जाता है तो उसमें ये माना जाता है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट को भी इतना ज़्यादा एडवर्टाइज कर देते हैं, इतना ज़्यादा परसुएड कर दिया जाता है और ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती, जिससे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कन्वे होने से कस्टमर्स को इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि इंफीरियर प्रोडक्ट को भी मार्केट में एडवर्टाइजिंग के थ्रू सेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपके पास इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एडवर्टाइजिंग कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड लिविंग को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी कम कर देता है, और इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर कम होती है तो उससे कंपटीशन इंक्रीज होता है। कंपटीशन इंक्रीज होता है तो प्रोडक्ट के जो प्राइजेज है वो कम हो जाते हैं, और प्रोडक्ट के प्राइजेस कम होने से इसकी डिमांड ज़्यादा की जाती है। इससे जो मिडिल क्लास पर्सन है, जो पहले उस प्रोडक्ट को अवेल नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ रिच सोसाइटी परचेज कर रही थी, वो भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर पाते हैं। तो ये कहते हैं कि उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन क्रिटिसिज्म में ये माना जाता है कि ये बेसलेस होता है। एक्चुअल में कोई भी इस तरह से प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज नहीं होती और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज नहीं होता। तो ये थे एडवर्टाइजिंग के इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। थैंक यू।